क्या देश की तरक्की के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हमारी आवाज को दबाया जा सकता है? हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है। ये पूरा मामला जुड़ा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन से, जिसे हम EI भी कहते हैं। तो चलिए आज इसी को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोच कर देखिए, आपके घर के ठीक बगल में जहां आप बरसों से रह रहे हैं वहां एक बहुत बड़ी माइनिंग का काम शुरू हो जाए और आपसे पूछा तक न जाए। कोई पब्लिक मीटिंग नहीं, आपकी कोई राय नहीं, कुछ भी नहीं। सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जो आज हमारे सामने खड़ा है। तो आखिर ये सब बातें हो क्यों रही हैं? देखिए, हुआ ये है कि इसी साल मार्च 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसे हम MOEFCC कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि कुछ बेहद ज़रूरी मिनरल्स की माइनिंग के लिए अब एक बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस से छूट दे दी गई है। ये मिनरल्स हैं परमाणु यानी एटॉमिक, कुछ क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स, और जिस प्रोसेस को हटाया गया है वो है पब्लिक कंसल्टेशन यानी जन परामर्श। अच्छा, तो सवाल उठता है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों? आखिर राष्ट्रीय हित यानी नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा क्या था कि ये छूट देनी पड़ी? चलिए सरकार के तर्कों को एक एक करके देखते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है देश की एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए, इस छूट का सीधा सीधा मकसद है यूरेनियम और थोरियम जैसे एटॉमिक मिनरल्स की माइनिंग को फास्ट ट्रैक करना। ये वही मिनरल्स हैं जो भारत के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की जान है। ये वो प्रोग्राम है जो हमारे देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का दम रखता है। दूसरा कारण जुड़ा है हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस से। आपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REEs का नाम सुना होगा। ये हैं आज की मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी। आप सोचिए, रेडार, सोनार, लेजर्स, ये सब इनके बिना काम ही नहीं कर सकते। और तीसरा तर्क है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आत्मनिर्भरता। देखिए, ये जो मिनरल्स है ना, ये दुनिया में हर जगह नहीं मिलते। कुछ ही देशों के पास इनका भंडार है। इसीलिए देश के अंदर ही इनका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो ये तो हो गए सरकार के पक्ष, बिल्कुल साफ है। लेकिन इस तेजी की कीमत क्या है? इस प्रोसेस से हटाया किसे जा रहा है? वो है जन परामर्श। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आवाज़ है जिसे अब शायद नहीं सुना जाएगा, वो आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है? तो आखिर ये पब्लिक कंसल्टेशन होता क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में ये एक ऐसा तरीका है जिससे सरकार सीधे उन लोगों की बात सुनती है जिनकी जिंदगी पर, जिनकी जमीन पर किसी भी प्रोजेक्ट का सीधा असर पड़ने वाला है। और इसके ना 2 बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। पहला है पब्लिक हियरिंग, यानी प्रोजेक्ट साइट के पास ही एक खुली सभा जहां कोई भी आकर अपनी बात रख सकता है। और दूसरा, सभी कंसर्न लोगों से रिटर्न में उनकी राय और उनकी चिंताएं लेना। ये दोनों चीज़ें मिलकर ये इंश्योर करती हैं कि हर आवाज़, हर चिंता को रिकॉर्ड किया जाए। और बस यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या डेवलपमेंट की रफ्तार के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को नज़रअंदाज किया जा सकता है? जो लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि ये रास्ता हमें डेमोक्रेटिक डेफिसिट की तरफ ले जा रहा है। एक ऐसी खाई जहां विकास तो है पर लोकतंत्र नहीं। एक बहुत ही पावरफुल बात कही जा रही है, वो ये कि ये छूट एनवायरमेंटल डेमोक्रेसी को कमजोर करती है। और ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी गारंटी हमारे संविधान का आर्टिकल 21 देता है, राइट टू लाइफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। मतलब समझिए, ये सिर्फ एक प्रोसेस को हटाने की बात नहीं है, ये हमारे एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार पर चोट है। और देखिए, ये डर सिर्फ हवा में नहीं है, इसका इतिहास है। दुनिया भर में 1992 की रियो डिक्लेरेशन से लेकर 1998 के आरुष कन्वेंशन तक पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ज़रूरी माना गया है। और अपने देश में ही देखिए, तमिलनाडु का स्टेरलाइट कॉपर प्लांट याद है? लोगों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो हिंसक विरोध के बाद उसे बंद करना पड़ा। और हाल ही की बात करें तो 2023 में उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल का हादसा, उस प्रोजेक्ट को भी EIA प्रोसेस से छूट मिली थी। नतीजा हम सबने देखा। ये पूरा इक्वेशन है क्या? ये लड़ाई है प्रोग्रेस वर्सेस पार्टिसिपेशन, तरक्की बनाम भागीदारी। और हमें सोचना यह है कि एक को चुनने की कीमत क्या है। हमारे सामने 2 रास्ते एकदम साफ हैं। एक रास्ता वो है जहां पब्लिक इनपुट को शामिल किया जाता है, जहां जमीन की समझ रखने वाले लोकल लोगों का नॉलेज इस्तेमाल होता है, आने वाली दिक्कतों को पहले ही पहचान लिया जाता है और नुकसान को कम किया जाता है। और दूसरा रास्ता है जहां इन सब को इग्नोर कर दिया जाता है। नतीजा, वो सारा नॉलेज खो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट या डिजास्टर का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। तो बात साफ है ना?
एक रास्ता जाता है सेफर डेवलपमेंट की ओर और दूसरा रिस्कियर डेवलपमेंट की ओर। अब फैसला हमें करना है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। इस पूरी बहस को अगर एक पंच लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, हम रिसोर्सेस को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं या राइट्स को साइड ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, ग्रोथ जरूरी है, डेवलपमेंट जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या हम ऐसी तरक्की चाहते हैं जिसकी बुनियाद लोगों की खामोशी पर रखी हो? और अगर ऐसा है तो इस खामोशी की कीमत कौन चुकाएगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।